हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ फॉर यूपीएससी पीसीएस ऑल स्टेट पीसीएस जितने भी इंडिया के स्टेट के पीसीएस हैं उन सब के लिए, एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, इन सेशन को बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या है, इसमें ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। अगर हम स्पेसिफिक एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बाकी सारे छूट जाते हैं या हमें फिर एक्स्ट्रा कंटेंट उसके लिए बनाना पड़ता है। तो इसका एकमात्र सोल्यूशन यही है। ठीक है, मेरे को खुद 6-7 साल 8 सालों का एक्सपीरियंस है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूपीएससी पीसीएस एंड जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, अलाइड हो गया या पटवारी हो गया, मतलब जितने भी हो गए, JOIT हो गया, क्लर्क हो गया, तो उन सब के लिए ये सेशन रेलिवेंट है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 1901 से शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1901 है, उत्तरी स्वीडन में कौन सा अयस्क पाया जाता है? इसका उत्तर है लौह अयस्क। उत्तरी स्वीडन मतलब नॉर्थ स्वीडन में कौन सा अयस्क पाया जाता है? लौह अयस्क। कई बार पेपर में सीधे डायरेक्ट ये डाले जाते हैं, हम ये सोचते हैं भी ये कहाँ से आ गया। ठीक है, ये सेशन 100/100 नंबर लेने के सेशन है। तो अगला क्वेश्चन है, ओंटेरियो कनाडा में कौन सा अयस्क मिलता है? इसका उत्तर है तांबा व निकेल। तो ओंटेरियो कनाडा में कौन सा अयस्क मिलता है? तांबा व निकेल। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में अयस्क पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अयस्क पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में लोहा व निकेल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोमाइट व प्लेटिनम किन सेलों में पाया जाते हैं? किन पत्थरों में पाया जाता है इसे कहते हैं? तो क्रोमाइट आग्नेय सेल में और प्लेटिनम कायांतरित में पाया जाता है। तो क्रोमाइट व प्लेटिनम किन सेलों में पाए जाते हैं? इसका उत्तर है आग्नेय व कायांतरित। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमाइट, तो क्रोमाइट आग्नेय में इग्नियस में और प्लेटिनम जो है कायांतरित मेटामॉर्फिक में पाया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखने, क्रोमाइट आग्नेय में पाया जाता है और प्लेटिनम कायांतरित में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैदान व नवीन वलित पर्वत के अवसादी सेल में क्या पाया जाता है? इसका उत्तर है उसमें खनिज पाया जाता है, चूना, अब्रक, जिप्सम, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। मैदान व नवीन वलित पर्वत कौन होते हैं? ठीक है, नवीन वलित पर्वत वो होते हैं जो अब भी मतलब अपनी ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो इंटरनल फोर्स के कारण जो है नए नए वलित पर्वत अभी भी बन रहे हैं। लाखों करोड़ों सालों में ये मतलब धीरे धीरे बनते हैं। तो मैदान व नवीन वलित पर्वत के अवसादी सेल में, ठीक है, अवसादी सेल में क्या पाया जाता है? अवसादी सेल में इनके पाया जाता है खनिज पाया जाता है, चूना पाया जाता है, अभ्रक, जिप्सम, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अवसादी सेल में क्या क्या पाया जाता है? खनिज, चूना, अभ्रक, जिप्सम, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। यहाँ पे एक आधा ऑप्शन कोई और डाल देगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस के कैकेसस में क्या पाया जाता है? फ्रांस के कैकेसस में चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। फ्रांस के कैकेसस में चूना पत्थर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जॉर्जिया यूक्रेन में क्या पाया जाता है? इसका उत्तर है जॉर्जिया व यूक्रेन में क्या पाया जाता है? मैंगनीज व लोहा। तो जॉर्जिया और यूक्रेन में क्या पाया जाता है? मैंगनीज व लोहा। जॉर्जिया में मैंगनीज और यूक्रेन में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्जीरिया में मिलता है। तो अल्जीरिया में क्या मिलता है? इसका उत्तर है फॉस्फेट। अल्जीरिया में क्या मिलता है? फॉस्फेट। फॉस्फेट कहाँ पे मिलता है? अल्जीरिया में। अगला प्रश्न है, खनिज ईंधन, ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम किस सेल में होता है? इसका उत्तर है अवसादी। अवसादी से सेडिमेंट्री रॉक्स हम कहते हैं ना, उसमें पाया जाता है। 3 तरीके के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो अवसादी जो सेकंड नंबर वाला है, अवसादी में जो कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। तो खनिज ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम किस सेल में पाया जाता है? अवसादी सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एशिया। तो विश्व का आधे से ज़्यादा टीन का उत्पादन
करता है, कौन करता है? विश्व का आधे से ज़्यादा टीन का उत्पादन एशिया करता है, एशिया। अगला प्रश्न है, संसार में टीन के अग्रणी देश कौन से हैं? इसका उत्तर है चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो सबसे ज़्यादा टीन किस में होता है? चीन में, फिर मलेशिया में, इंडोनेशिया में, फिर मलेशिया में। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया में टीन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन में अग्रणी देश कौन है? तो चीन। सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन में अग्रणी देश चीन है। तो शीशे में भी चीन है, एंटीमनी में भी चीन है और टंगस्टन में भी अग्रणी देश चीन है। सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है। अगला टॉपिक है यूरोप। संसार में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक कौन है? इसका उत्तर है यूरोप। संसार में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? यूरोप करता है। ठीक है। अगला टॉपिक है अमेरिका, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो प्रश्न है, उत्तर अमेरिका में खनिज के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर नंबर 1 पे है ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शिल्ड प्रदेश, दूसरा है अल्पेशियन प्रदेश, तीसरा है पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं। तो उत्तर अमेरिका में खनिज के प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ खनिज पाया जाता है? तो पहला है ग्रेट लेक, एक नदी है ग्रेट लेक, उसके नॉर्थ में, उसके उत्तर में कनाडियन शिल्ड प्रदेश, कनाडियन शिल्ड प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा अल्पेशियन प्रदेश, दूसरा कहाँ पे पाया जाता है? अल्पेशियन प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश। तीसरा पश्चिमी, मतलब वेस्टर्न जो माउंटेन है वहाँ पे पाया जाता है, पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं। अगला है कनाडियन शिल्ड के अयस्क हैं। तो इसका उत्तर है लोहा, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन। कनाडियन शिल्ड के अयस्क कौन से हैं? मतलब कौन कौन से अयस्क यहाँ पे पाए जाते हैं कनाडियन शिल्ड में? यहाँ पे लोहा पाया जाता है, निकल पाया जाता है, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन। लोहा, निकल, सोना, यूरेनियम, तांबे का खनन। अगला प्रश्न है अपलेशियन से प्राप्त चीज़ों के बारे में बताएं। तो अपलेशियन से क्या प्राप्त किया जाता है? कोयला। तो कोयला किससे प्राप्त होता है? अपलेशियन। अगला प्रश्न है पश्चिमी कार्डिलेरा से प्राप्त अयस्क कौन से है? तो तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी। पश्चिमी मतलब वेस्टर्न कार्डिलेरा से प्राप्त अयस्क कौन सा है? तांबा है, सीसा है, जस्ता है, सोना, चांदी। कौन सा? तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी पश्चिमी कार्डिलेरा से प्राप्त किया जाती है अयस्क है। अगला टॉपिक है दक्षिण अमेरिका। प्रश्न है विश्व में उच्च चोटी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इसका उत्तर है ब्राज़ील। संसार में हाई क्वालिटी का जो लौह अयस्क है उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राज़ील। अगला प्रश्न है विश्व में तांबे के अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? इसका उत्तर है चिली और पेरू। संसार में तांबे के अग्रणी उत्पादक देश, तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? चिली और पेरू में। तो सबसे ज़्यादा तांबा चिली और पेरू में। तो याद रखना है कि तांबे को हमने क्या किया? चिल्ली 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 चीज़ बनाई तांबे की हमने। ठीक है। कहाँ पे? पेरू में। अगला टॉपिक है अफ्रीका। प्रश्न है हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इसका उत्तर है अफ्रीका। हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कौन उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा? हीरे का अफ्रीका, सोने का अफ्रीका, प्लेटिनम का अफ्रीका। हीरा, सोना, प्लेटिनम सबसे ज़्यादा विश्व में उत्पादन कौन करता है? अफ्रीका। अगला प्रश्न है कौन से देश विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं? इसका उत्तर दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे। कौन से देश विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे। अगला प्रश्न है तेल कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में तेल पाया जाता है। तो तेल कहाँ पे मिलता है? नाइजीरिया में, लीबिया में, अंगोला में। अगला टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो संसार में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है बॉक्साइट का? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में किस स्थान पर सोने के क्षेत्र हैं? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलगार्डी। ऑस्ट्रेलिया में किस स्थान पर सोने के क्षेत्र है? कालगुरली और कुलगार्डी। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो कुलगार्डी है ये। कालगुरली और कुलगार्डी सोने के क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में। अगला टॉपिक है अंटार्कटिका। तो अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में ट्रांस पर्वत में कौन सा खनिज मिलता है?
इसका उत्तर है कोयला। अंटार्कटिका के ट्रांस पर्वत में कौन सा खनिज मिलता है? कोयला। अगला प्रश्न है पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स में अयस्क मिलता है कौन सा? लोहा। पूर्वी अंटार्कटिका, ईस्टर्न अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स में कौन सा अयस्क मिलता है? लोहा मिलता है। अगला है खनिज के उपयोग। अगला क्या है? खनिज के उपयोग। तो प्रश्न है तांबे का उपयोग किस में होता है? इसका उत्तर है सिक्के व पाइप बनाने में। तो तांबे का उपयोग किसमें होता है? सिक्के व पाइप बनाने में तांबे का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में उपयोग सिलिकॉन किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर है क्वार्ट्ज। कंप्यूटर में उपयोग सिलिकॉन किससे प्राप्त होता है? कंप्यूटर में उपयोग सिलिकॉन किससे प्राप्त होता है? इसके उत्तर है क्वार्ट्ज। कंप्यूटर में जो सिलिकॉन होता है वो किससे प्राप्त होता है? क्वार्ट्ज से होता है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम को किससे प्राप्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम को किससे प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंद उद्योग, भवन निर्माण, रसोई बर्तन किससे बनते हैं? एल्यूमिनियम से। तो क्या टॉपिक है, क्या प्रश्न है? ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंद उद्योग, भवन निर्माण और रसोई बर्तन किससे बनते हैं? एल्यूमिनियम से। अगला प्रश्न है ऊर्जा संसाधनों को कितने वर्ग में बांटा जाता है? इसका उत्तर है 2 में। ऊर्जा संसाधनों को कितने वर्ग में बांटा जाता है? तो ऊर्जा संसाधन को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला प्रश्न है कौन से 2 ऊर्जा संसाधन है? ऊर्जा संसाधन के कौन से 2 वर्ग हैं? इसका उत्तर है परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा। कौन से ऊर्जा संसाधन के 2 होंगे? परंपरागत व गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब है जो परंपरा से, एक बहुत बड़ी परंपरा से चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत जो हमने अभी शुरू किए हैं। अगला प्रश्न है परंपरागत संसाधन कौन होते हैं? इसका उत्तर है ये वे हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, परंपरागत संसाधन कौन होते हैं? ये वे हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है परंपरागत के उदाहरण कौन है? तो परंपरागत के उदाहरण कौन है? इसका उत्तर है नंबर 1 ईंधन, नंबर 2 जीवाश्म ईंधन। ईंधन या जीवाश्म ईंधन जिन्हें कहते हैं। परंपरागत के उदाहरण कौन है? ईंधन या जीवाश्म ईंधन जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन का उपयोग खाना पकाने व ऊष्मा में होता है। तो ईंधन का उपयोग किसमें होता है? खाना पकाने व ऊष्मा में होता है। तो ये है परंपरागत सोर्स ईंधन। जीवाश्म ईंधन की परिभाषा दीजिए। उत्तर पौधे, जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों में दबे रहते हैं ताप व दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन बनते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की परिभाषा क्या है? तो इसका उत्तर है पौधे, जानवरों के अवशेष, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों से दबे रहते हैं मिट्टी के नीचे, उसके ऊपर ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव से उसमें जीवाश्म ईंधन वो बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कौन से हैं? तो इसका उत्तर है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कौन कौन से हैं? कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। अगला टॉपिक है कोयला। कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तापीय ऊर्जा। तो कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है कोयला किसके दबने से बना? इसका उत्तर है विशाल फर्न व दलदल के पृथ्वी की परत में दबने से। तो कोयला किसके दबने से बना है? इसका उत्तर है विशाल फर्न व दलदल के पृथ्वी की परत में दबने से कोयला बना है। तो कोयले की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कोयला किससे बना? कोयला किससे बनता है? विशाल फर्न व दलदल के पृथ्वी की परत में दबने से बनता है। अगला प्रश्न है अंतर्हित धूप किस रूप में जाना जाता है? अंतर्हित धूप रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, कोयले को। अंतर्हित धूप के रूप में किसे जाना जाता है? कोयले को। अगला प्रश्न है विश्व में कोयले के अग्रणी उत्पादक देश कौन है? इसका उत्तर है चीन, अमेरिका, जर्मनी, रूस। वर्ल्ड में कोयले के अग्रणी उत्पादक, तो वर्ल्ड में कोयला सबसे ज़्यादा चीन, फिर अमेरिका, फिर जर्मनी, फिर रूस। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? पहले चीन में, फिर अमेरिका में, फिर जर्मनी में, फिर रूस में।
अगला प्रश्न है, भारत में कोयला खदान कहाँ पर है? इसका उत्तर है रानीगंज, पश्चिम बंगाल, झरिया और बोकारो, धनबाद, झारखंड। तो भारत में कोयला कहाँ पे मिलता है? रानीगंज, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। भारत में कोयला खदान कहाँ पे है? रानीगंज, पश्चिम बंगाल, झरिया, बोकारो, धनबाद, झरिया, बोकारो, धनबाद, झरिया, बोकारो, धनबाद कहाँ पे? झारखंड में। झरिया झारखंड, बोकारो झारखंड, धनबाद झारखंड, यहाँ पे कोयला खदान पाई जाती है। अगला टॉपिक है पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 1943 है, पेट्रोल की शुरुआत किस से हुई मानी जाती है? इसका उत्तर है गाढ़े काले द्रव से। तो पेट्रोल की शुरुआत किससे हुई मानी जाती है? इसका उत्तर है गाढ़े काले द्रव रंग से। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है सैलो की परत के मध्य पाया जाता है। पेट्रोल कहाँ पे पाया जाता है? सैलो यानी कि पत्थरों की परत के मध्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम परिष्करण के बाद कौन से उत्पाद बनते हैं? इसका उत्तर है डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहिक आदि। तो पेट्रोल को परिष्कृत करने के बाद मतलब अशुद्धियाँ निकालने के बाद उसमें से क्या क्या उत्पाद बनते हैं? इसका उत्तर है डीजल बनता है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहिक आदि। अगला प्रश्न है, पेट्रोल व इससे बनने वाले उत्पादों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है काला सोना। पेट्रोल व इससे बनने वाले उत्पादों को क्या कहते हैं? काला सोना। पेट्रोल व इससे बनने वाले उत्पादों को क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। पेट्रोल के मुख्य उत्पादक देश कौन है? इसका उत्तर है ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। पेट्रोल के मुख्य उत्पादक देश कौन है? ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। पेट्रोल के मुख्य उत्पादक है ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। अगला प्रश्न है, भारत में पेट्रोल कहाँ मिलता है? इसका उत्तर है असम के डिगबोई में। भारत में पेट्रोल कहाँ पे मिलता है? पेट्रोल असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में, बॉम्बे हाई, मुंबई और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत में पेट्रोल कहाँ पे मिलता है? बम्बई डिगबोई, सॉरी असम के डिगबोई में। भारत में पेट्रोल कहाँ मिलता है? असम के डिगबोई में, बॉम्बे हाई मुंबई में, कृष्णा और गोदावरी में। अगला टॉपिक है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है? इसका उत्तर है पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ। तो प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है? पेट्रोल के निक्षेपों के साथ। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? सबसे ज़्यादा रूस, फिर उसके बाद नॉर्वे, फिर ब्रिटेन, फिर नीदरलैंड। तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? रूस बनाता है, उसके बाद नॉर्वे बनाता है, उसके बाद ब्रिटेन बनाता है, उसके बाद नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, जैसलमेर राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा त्रिपुरा, मुंबई के कुछ क्षेत्र किस लिए जाने जाते हैं? पवन ऊर्जा के लिए। तो जैसलमेर राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा त्रिपुरा, मुंबई के कुछ क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं? पवन ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, विंड एनर्जी जिसे कहते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। अगला टॉपिक है जल विद्युत। प्रश्न है कि जल विद्युत से विश्व की ऊर्जा का कितने प्रतिशत प्राप्त होता है? इसका उत्तर है 1/4। जल विद्युत से विश्व की ऊर्जा का कितने प्रतिशत प्राप्त होता है? 1/4। अगला प्रश्न है, जल विद्युत में अग्रणी देश कौन से हैं? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील। जल विद्युत में अग्रणी देश कौन सा है? इसका उत्तर है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील। तो जल विद्युत में अग्रणी देश कौन सा है? पराग्वे, नॉर्वे और ब्राज़ील। भारत में भाखड़ा नंगल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। मतलब गांधी सागर व नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? तेलंगाना। गांधी सागर, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? तेलंगाना में। कौन सा सागर? गांधी सागर। कौन सा सागर? नागार्जुन सागर। गांधी और नागार्जुन सागर कहाँ पे? तेलंगाना। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना शुरू करने वाला देश कौन था? नॉर्वे। वर्ल्ड में सबसे पहले जल से विद्युत बनाने की परियोजना शुरू करने वाला देश कौन था? नॉर्वे।
अगला टॉपिक है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जो परंपरा से नहीं चले आ रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है? इसका उत्तर है सौर, पवन, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय स्रोत भी है। तो गैर परंपरागत को किस नाम से जाना जाता है? नवीकरणीय। नवीकरणीय किस बेस पे कहा जाता है? क्योंकि सौर ऊर्जा अगर हमने यूज़ कर ली तो उसके बाद फिर से बन जाएगी, पवन ऊर्जा हमने बनाई तो फिर से बन जाएगी, ज्वारीय ऊर्जा हमने बनाई ख़त्म होगी तो उसके बाद फिर से बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जो अनवीकरणीय स्रोत हैं उन बनते तो, लेकिन उनको काफ़ी लाखों करोड़ों साल लगते हैं। अगला टॉपिक है सौर ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन क्या अनुभव होता है? सूर्य की ऊष्मा व प्रकाश। हमारे द्वारा प्रतिदिन क्या अनुभव होता है? सूर्य की ऊष्मा व प्रकाश हमें अनुभव होता है। अगला प्रश्न है धूप की प्रचुरता किन देशों में होती है? धूप मतलब ज़्यादा कहाँ पे होता है? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। धूप की प्रचुरता किन देशों में होती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। धूप की प्रचुरता कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। अगला प्रश्न है संसार का सबसे पहला सौर व पवन चालित बस अड्डा कौन है? इसका उत्तर है स्कॉटलैंड अड्डा। संसार का सबसे पहला सौर मतलब सूर्य से वो पवन चालित, वो पवन से चलता है, पवन चालित बस अड्डा, ये कौन सा अड्डा है? बस अड्डा है। ये कौन सा है? स्कॉटलैंड का। संसार का सबसे पहला वो पवन चालित बस अड्डा कौन सा? स्कॉटलैंड। अगला है हरित गृह प्रवाह किससे होता है? इसका होता है बायोगैस व ईंधन से। तो ग्रीन हाउस गैस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हरित गृह प्रवाह किससे होता है? बायोगैस व ईंधन से होता है। अगला टॉपिक है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा है प्रश्न है पवन ऊर्जा फार्म कहाँ पे स्थापित किए जा सकते हैं? उत्तर तटीय क्षेत्रों व पर्वतीय घाटियों में जहाँ हवा हो। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पवन फार्म कहाँ पे स्थापित की जा सकती है, तो मैक्सिमम लोग ये तो सोचेंगे कि तटीय प्रदेशों में लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि पर्वतीय घाटियों में भी पवन फार्म लग सकते हैं, और उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। पर्वतीय घाटियों में क्यों लगते हैं? क्योंकि ऊंचाई के ऊपर भी कई जगह जो है हवा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए तटीय क्षेत्रों व पर्वतीय घाटियों में हवा फार्म स्थापित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है पवन फार्म में शामिल प्रमुख उत्पादक देश। अगला प्रश्न क्या है? पवन फार्म में शामिल प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? उत्तर है नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। पवन फार्म में शामिल प्रमुख उत्पादक देश मतलब जहाँ पे पवन फार्म बहुत ज़्यादा लेवल पे लगाए गए वो कौन कौन से हैं? नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है। अगला है परमाणु ऊर्जा। प्रश्न है परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त कहाँ से की जाती है? इसका उत्तर है यह प्राकृतिक तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त कहाँ से की जाती है? यह प्राकृतिक तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है। यूरेनियम थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो क्या क्वेश्चन है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इसका उत्तर है यह प्राकृतिक तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है। यूरेनियम थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो परमाणु ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? यूरेनियम थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है यूरेनियम व थोरियम से कौन सी ऊर्जा निकलती है? परमाणु ऊर्जा। यूरेनियम और थोरियम से कौन सी ऊर्जा निकलती है? परमाणु ऊर्जा निकलती है। परमाणु ऊर्जा किस विधि से प्राप्त की जाती है? नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु ऊर्जा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने एक बार फिनिश किया था कि परमाणु ऊर्जा किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन से। दो चीज़ें होती है, कन्फ्यूजन होता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन उन्होंने दिया था, ठीक है, तो इस चीज़ में मैं कन्फ्यूज हो गया था। तो परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? तो परमाणु सबसे पहले अमेरिका, फिर यूरोप। परमाणु ऊर्जा में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर यूरोप। अगला प्रश्न है भारत में यूरेनियम व थोरियम कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान व झारखंड में। यूरेनियम व थोरियम कहाँ पे पाया जाते हैं? राजस्थान व झारखंड में। यूरेनियम थोरियम भारत में, राजस्थान व झारखंड में। अगला प्रश्न है भारत में मोनोजाइट बालू कहाँ पे मिलता है? इसके उत्तर है केरल। तो भारत में मोनोजाइट बालू कहाँ पे मिलता है? केरल में मिलता है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे? कलपक्कम। तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? कलपक्कम। तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा केंद्र है कलपक्कम में। महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर। तो महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर में।
और अब प्रश्न है राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? इसका उत्तर है कोटा के निकट राणा प्रताप सागर उसका नाम है। तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र है कोटा के नज़दीक राणा प्रताप सागर। और अब प्रश्न है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है? नरोरा। तो यूपी में परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? नरोरा। अगला प्रश्न है कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? कैगा। तो क्या है कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा केंद्र? कैगा कर्नाटक परमाणु ऊर्जा केंद्र कैगा कर्नाटक। अगला है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त होती है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है, उसके प्रभाव क्या होते हैं? इसका उत्तर है कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू स्तर पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, तापीय ऊर्जा मतलब गर्म जल के झरनों के रूप में निकल सकते हैं। और अब भूतापीय ऊर्जा के प्रयोग क्या है? इसका उत्तर खाना बनाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, नहाने में उपयोग होते हैं। अगला प्रश्न है संसार में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र लगाने वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है अमेरिका, न्यूजीलैंड व आइसलैंड। संसार में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र लगाने वाला देश अमेरिका, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। अगला प्रश्न है भारत में भूतापीय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में व लद्दाख की पोगा घाटी में। तो याद रखना है भारत में भूतापीय ऊर्जा पार्क कहाँ है? हिमाचल के मणिकर्ण व लद्दाख की पोगा घाटी में। अगला टॉपिक है ज्वारीय ऊर्जा। तो प्रश्न है संसार का सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बना? इसका उत्तर है फ्रांस में बना। संसार का सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बना था? फ्रांस में बना था। अगला प्रश्न है निम्न ज्वार भाटा का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किसका होता है? इसका उत्तर है विद्युत उत्पादन। निम्न ज्वार भाटा का उपयोग किस लिए इस्तेमाल होता है? विद्युत उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है भारत में ज्वारीय ऊर्जा मिल कहाँ स्थापित है? तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा मिल स्थापित है कच्छ, गुजरात में। भारत में ज्वारीय ऊर्जा मिल कहाँ पे स्थापित है? कच्छ, गुजरात में। भारत में ज्वारीय ऊर्जा मिल कहाँ स्थापित है? कच्छ, गुजरात में। अगला टॉपिक है बायोगैस। बायोगैस प्रश्न है बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका उत्तर है मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है क्या बायोगैस हरितगृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? यस। बायोगैस जो है ग्रीन हाउस गैसेज जिन्हें हरितगृह प्रभाव कहते हैं हिंदी में के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे यूज़ नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उससे हरितगृह प्रभाव में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है खनिजों का संगठन कैसे होता है? इसका उत्तर है एक निश्चित रासायनिक संगठन। खनिजों का संगठन कैसा होता है? निश्चित होता है भाई, एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है खनिजों का संगठन। अगला टॉपिक है लेसन नंबर 4 कृषि। प्रश्न 1987वां प्रश्न है पौधे के परिष्कृत उत्पादन के रूपांतरण की विधियाँ कौन है? इसका उत्तर है प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय। पौधे से परिष्कृत उत्पादन के रूपांतरण की विधियाँ कौन है? इसका उत्तर है प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय। अगला प्रश्न है प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। इसका उत्तर है कृषि व मत्स्य संग्रहण। तो प्राथमिक क्रियाओं में कौन सा शामिल है? कृषि है, मत्स्य संग्रहण। अगला प्रश्न है द्वितीय कृषि क्रियाओं में शामिल होता है। इसका उत्तर है प्रसंस्करण से संबंधित कार्य, इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी बनाना, कपड़ा बुनना आदि। तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। इसका उत्तर है यातायात, बैंकिंग, बीमा, व्यापार और विज्ञापन भी आता है तृतीय क्षेत्र में। तो कौन आता है तृतीय क्षेत्र में? यातायात, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, विज्ञापन। और प्रश्न है विश्व में कितने प्रतिशत लोग कृषि संबंधित गतिविधियों में शामिल है? 50%। विश्व में कितने प्रतिशत लोग कृषि संबंधी गतिविधियों में शामिल है? 50%। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? 2/3। भारत की
कितनी % जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? 2/3। कृषि किसे कहते हैं? मृदा जुताई, फसल उगाना, पशु चालन आदि शामिल होता है कृषि में। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? उत्तर, रेशम कीट का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। तो सेरीकल्चर रेशम कीट का वाणिज्यिक पालन करना। अगला प्रश्न है, पीसीकल्चर में शामिल है मत्स्य पालन। पीसीकल्चर में क्या शामिल है? मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर द्राक्षा कृषि में शामिल है अंगूर की खेती। विटीकल्चर यानी कि जिसे द्राक्षा कृषि भी कहते हैं, क्या है? अंगूरों की खेती। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर में शामिल है? इसका उत्तर है उद्यान कृषि, फल फूल सब्जी उगाना। तो हॉर्टिकल्चर में क्या शामिल है? उद्यान कृषि, फल फूल सब्जी उगाना। हॉर्टिकल्चर में क्या है? उद्यान कृषि है, फल फूल और सब्जियां उगाना। मत्स्य पालन क्या कहलाता है? तो पीसीकल्चर। मत्स्य को पालना क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। तो रेशम उत्पादन में शामिल है सेरीकल्चर। तो रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। कृषि के प्रकार कौन से हैं? एक है निर्वाह, दूसरी है वाणिज्यिक। तो कृषि के प्रकार कौन कौन से? एक निर्वाह कृषि, एक वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह मतलब हम अपनी यूज के लिए फसलें उगाते हैं, और वाणिज्यिक मतलब बेचने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2000, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? उत्तर, कृषि परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह कम उपज प्राप्त करने, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी व पारिवारिक श्रम का उपयोग करती है। जैसे निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं निर्वाह कृषि? कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम उपज प्राप्त करने, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी इसमें उपयोग की जाती है, वो पारिवारिक श्रम का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें और सक्सेस होते रहिए, मेरी ऊपर वाले से कामना है। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने कीमती सुझाव इसमें ज़रूर डालिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।